इससे पहले कि मैं कोई वार्ता शुरू करूं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज महिलाएं भी हैं, काफी संख्या में पुरुष भी हैं और तो बिल्ली भी बैठी है आज लेक्चर को अटेंड करने के लिए। काफी देर से ऐसा सतयुग में होता था कि जानवर भी प्राय प्रवचनों का हिस्सा बन जाते थे। तो अच्छा है कि जी कि जानवर भी बहुत सेंसिटिव और इंटेलिजेंट और इससे जुड़े हुए हैं। मैं दूसरी एक बात क्षमा मांगते हुए बोल दूं कि जैसे इन्होंने भी मेरे बारे में बोलते हुए कहा कि विवेकानंद के मेरे आदर्श है, तो नहीं, विवेकानंद मेरे आदर्श नहीं है। विवेकानंद मुझे अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है, लेकिन आदर्श नहीं है। आदर्श मेरा कोई नहीं है। मैं आदर्श शब्द के भी बड़ा खिलाफ हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं आदर्श के खिलाफ हूँ। और ये है कि भारत और भारतीयता, ये दो चीजें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। प्रभावित इसलिए करती हैं क्योंकि मैं भारतीय दर्शन की ओर जब देखता हूं तो मेरे पास कोई तर्क नहीं होता ऐसा कि मैं जिससे उसे ध्वस्त कर सकूं। यदि ये संभावना होती तो मैं जरूर उसे ध्वस्त कर देता, लेकिन ऐसा मिल नहीं पाता है, तो मैं पराजित हो जाता हूं भारतीय दर्शन के समक्ष। बस इतना होता है और इस वजह से मेरी मजबूरी है कि मैं उसका यशोगान करूं या मैं उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे करूं। जैसा कि कल भी हम लोग बातें कर रहे थे, विवेकानंद की कल 150वीं जयंती थी और उस अवसर पर हमने कल बातें शुरू की और जिसमें हमारा मुख्य जो मुद्दा था या जिस तरह से हमने जो बातें की थी, बहुत बिखरी हुई बातें भी थी। जैसा कि मैं कई बार नोटिस करता हूँ अपने बारे में भी कि मैं प्राय बोलता हूँ तो इश्यूज कई बार इधर उधर कुछ जगहों पे चले जाते हैं और जब डिबेट होती है या खासतौर पे जब आप लोगों से संवाद होता है तो उस वक्त भी अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं, जिससे भिन्न भिन्न तरह की बातें आती हैं, जिनमें कुछ बातें तुरंत हल हो जाती, कुछ नहीं हो पाती हैं। तो मेरा एक आग्रह है आप लोगों से भी कि लेक्चर के बाद जब आप अपने प्रश्न पूछें तो कोशिश करें कि जिस इशू पे हमने बात उठाई है उसी इशू से जुड़ा हुआ प्रश्न हो तो ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा भटकाव पैदा होता है। तो कल भी हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि भारतीय दृष्टिकोण क्या है संस्कृति और सभ्यता को लेकर के, और भारत की जो आध्यात्मिकता है या जो भारत का जो चिंतन है वो किस तरह से मददगार हो सकता है आज की सोसाइटी में, आज के समाज में, आज के लोगों को प्रभावित करने में या परिवर्तित करने में, दोनों चीजों के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करें, हमको पहले ये बात कर लेना बहुत जरूरी है, हमें ये बात कर लेना जरूरी है। मैं इसको रख के बोलूं क्या? मेरी आवाज ठीक ठाक है? आवाज नहीं आ रही? ओके। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से समाज, कौन सी सभ्यता और कौन सी संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, किस संस्कृति में बदलाव की बात कर रहे हैं, किस सभ्यता में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और वास्तव में हम किस समाज, किस सभ्यता में रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये हो जाता है कि हम दरअसल हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, इस हिंदुस्तान की इस वक्त वर्तमान में इसकी सभ्यता को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कहेंगे कि हम कौन सी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा कहना पसंद करेगा कि आपको क्या लगता है कि आज हम जिस भारत में रहते हैं, जिस इंडिया में रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, ये कौन सी संस्कृति है, किस प्रकार की संस्कृति में रहते हैं? खिचड़ी। और कोई थोड़ा सा अच्छा सा, ये तो बहुत मीडिया वाला शब्द था, थोड़ा सा सामान्य भाषा में कोई कहना चाहेगा कि आज जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं इसकी सभ्यता को अगर डिफाइन करने के लिए कहा, जैसे एक जमाने में वैदिक सभ्यता कह करके हम हटा देते थे कि वैदिक सभ्यता एक जमाने में थी, पौराणिक आई, उसके बाद फिर मुगल सभ्यता एक आ गई, फिर अंग्रेजों की एक सभ्यता भारत पे लागू होगी। तो अभी जिस सभ्यता में थे उसे हम क्या कहेंगे? एक नाम कुछ देते हैं, कोई शब्द? मिली जुली सभ्यता। वैसे कोई और भी नाम होना चाहिए ना, मीडिया में कोई नाम तो चलता होगा, बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम लोग इश्यू पर बात करें, पहले ये तो पता होना चाहिए था ना आप लोगों को कि किस समाज में रहते हैं आप, किस सभ्यता में रहते हैं आप। तथाकथित आधुनिक सभ्यता कर सकते। तथाकथित आधुनिक तो हर युग की सभ्यता होती है। जिस युग में आप हैं वो युग उस काल के लिए आधुनिक है। भारतीय सभ्यता कहना चाहिए। भारतीय अच्छा लगा सुन के मुझे, भारतीय। और उर्दू में भी बोलते हैं गंगा जमुनी
ओके, चलिए गंगा जी। अब ये जो है, ये मुझे लगता है कि वामपंथी बिल्ली ये डिस्टर्ब कर रही है पूरे के पूरे उसको लेक्चर को, तो इसे थोड़ा सा एक किनारे बिठा दिया जाए कहीं, अन्यथा मैं भी साथ साथ उसके डिस्टर्ब होता रहूंगा। ठीक है, उसके लिए बिल्ली मुझे क्षमा करे, पेटा वाले क्षमा करे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक अच्छा शब्द इन्होंने बोला भारोपी, मैं बिल्कुल इससे सहमत हो जाना पसंद करूंगा कि हम एक इंडो वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर रहते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो भारतीय तो है लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, ठीक है ना। वो ठीक ऐसे ही जैसे आजकल हम अपने हाथ में या अपने गाल के ऊपर एक भारत का झंडा बनाते हैं, फ्लैग बनाते हैं, कई लोग टैटू भी करवा लेते हैं और साथ में फिर आई लव माई इंडिया ऐसा एक शब्द लिखते हैं उसके पीछे, ठीक है ना। और बहुत खलूस के साथ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो अंग्रेजी बोलते समय कोई उनके अंदर खलूस की या सच्चाई की कमी होती है, ऐसा नहीं होता, बड़े दिल से वो प्राय बोलते हैं आई लव माई इंडिया। लेकिन एक चीज जो झटके से चूक जाती है कि वो इसे अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते थे, अथवा जो हिंदी जो भारत में सबसे बहुचर्चित भाषा है, मैं राष्ट्रभाषा भी नहीं बोलते, हो सकता है इस पे विवाद हो जाए, ठीक है, तो शांत हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बहुचर्चित जो भाषा है इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हम वही भारोपीय संस्कृति के अंदर रह रहे हैं, उसी इंडो वेस्टर्न कल्चर के अंदर हम रहते हैं। इसमें क्या कोई अच्छी बात है या कोई बुराई है? अब पहला प्रश्न ये उठता है, क्योंकि जब हम विवेकानंद की तरफ देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि 100 वर्ष पहले विवेकानंद जब यूरोप में जा रहे थे तो शायद वो कहीं भारोपीय संस्कृति को ही लाना चाहते थे, इंडो वेस्टर्न कल्चर को। और इसको उन्होंने बार बार अपने भाषणों में जोर शोर के साथ साथ कहा कि मैं चाहता हूं कि पूर्व और पश्चिम मिल जाए। तो इसका मतलब कि विवेकानंद का स्वप्न साकार हुआ, अंततोगत्वा पूर्व और पश्चिम मिल गए। लेकिन अगर उसके बाद हम भ्रष्ट हैं, दुखी हैं, अनाचारी हैं, कष्ट में हैं, तब तो लगता है कि फिर गड़बड़ स्वप्न या तो विवेकानंद ने या अन्य उस तरह के जो भी लोग थे उन्होंने देखा था, और या तो फिर ठीक से वो बात कन्वे नहीं हो पाई है, और या तो फिर वो वाली संस्कृति नहीं आई है जिसको वो कॉल कर रहे थे। तीनों में से एक घटना तो घटी होगी, है ना? समझ में आ रही बात? क्या आपको लगता है कि ये विवेकानंद के सपनों का भारत है जिसमें हम रह रहे हैं? हाथ उठा के बताइए जिसको इसको लगता है कि विवेकानंद के सपनों के भारत में रहते हैं, हाथ उठा लीजिए। अच्छा, जिसको लगता है कि नहीं उनका सपना पूरा नहीं हो वो हाथ उठा लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, बाकी लोग डिलेमा में है ना। आजकल की जो संस्कृति है, अगर हम लोग ये भी कहें ना कि कंफ्यूज्ड सभ्यता में हम रहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वास्तव में, और खास तौर पे जिसे हम युवा कह रहे हैं, वो तो वास्तव में बहुत कंफ्यूज है, बहुत जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज है, हर चीज को लेकर के वो कंफ्यूज है। उससे पूछो कि तुम्हारा फेवरेट फिल्म स्टार कौन है तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा 2 मिनट के लिए, सोचेगा सलमान खान है, कौन है लोग से। मतलब इतनी छोटी सी जगह पर वो कंफ्यूज है, कंफ्यूजन। और अंदर चले जाओ, झटके से पूछ लो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम ये, वो कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं ये क्या पता कि उसको जानता हो जाके बता दे, कंफ्यूजन। हम कंफ्यूज संस्कृति में, मैं बहुत क्षुद्र से उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन सोचो कितनी छोटी सी जगह तुम्हें अपने मित्र के बारे में कंफ्यूजन है, डाउट होता है कि मेरा दोस्त है भी पक्का कि नहीं है, कंफ्यूजन है ना, हो ना सब कंफ्यूज। तो जब इतनी छोटी सी जगह पे तुम कंफ्यूज हो तो अब सोचो उसके आगे कहां कंफ्यूज होना शुरू हुए। अब तुम कंफ्यूज हो गए हो अपनी पॉलिसी को लेकर के, कंफ्यूज हो, तुम्हें पता ही नहीं कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, ये वाली ठीक है, इसको हटा देंगे तो कौन सी आएगी, अच्छा बीजेपी ठीक है, नहीं, कांग्रेस ठीक है, नहीं, लेफ्ट ठीक है, नहीं, कंफ्यूजन। वहां देश के बारे में सोचते हो भी कंफ्यूज तुम हो जाते हो, कौन वाला देश तुम्हें चाहिए। मुगलों के जमाने वाला कभी पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि शाहजहां का जमाना था, बड़े बड़े वो प्राचीन बन रहे थे, महल बन रहे थे, ताजमहल बन रहा था, अच्छा लगता है सोच करके। लेकिन वो तो नहीं, उसके साथ मीना बाजार भी लग रहा था, महिलाएं बिक भी रही थी, कंफ्यूज हो गए तुम, नहीं मुगल काल नहीं चाहिए वापस। फिर लगता है कि चलो गुप्ताज पीरियड में चलते, वो तो गोल्डन एरा था, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर लगता है नहीं, वो भी ठीक नहीं है। उस जमाने में भी जाएंगे तो बुद्धिज्म का प्रभाव बहुत जबरदस्त मिल जाएगा, ब्राह्मणों की गर्दन काटी जा रही होगी, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारी थिंकिंग आती है। कहने का मतलब है, और कई लोग आपको अभी मिलेंगे जो कहेंगे अंग्रेजों का जमाना बहुत अच्छा था। इस समय ये आपको प्राय सुनने को मिलता है,
है ना। तो कहने का मतलब ये कि हम में से तमाम लोग कंफ्यूज हैं हर जगह, अपने राष्ट्र को लेकर के भी कंफ्यूज हैं, किस वाले भारत में रहना चाहते हैं एक्चुअली, ये भी हमको नहीं पता है। और फिर दुनिया को लेकर के तो और बड़ा कंफ्यूजन है कि हम कौन सी दुनिया में जीना चाहते हैं, वो जो मानवतावादी हो, वो जो प्रकृतिवादी हो, वो जो साम्यवादी हो, वो जो समाजवादी हो, वो जो व्यक्तिवादी हो, वो जो दैटवादी हो, दिसवादी हो, किस में रहना चाहते हैं आप? ये कंफ्यूजन जो है ये इस सभ्यता से पैदा हुआ है कि ये सभ्यता कंफ्यूजन से पैदा हो गई, इसको लेके मुझे बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन कुछ भी हो, हम ओवरऑल एक कंफ्यूजन के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इससे पहले कि हम कोई भी डिटेल करें कि किस सभ्यता और किस संस्कृति को हमें लाना है और भारतीय दृष्टिकोण क्या है, हमको सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। दरअसल कुछ और करने के लिए विवेकानंद यूरोप नहीं गए थे, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए गए थे। क्योंकि यूरोप वाले समझते थे, जैसा मैंने कल भी कहा, कि भारतीय लोग जो हैं वो सपेरे हैं, नंगे पुंगे घूमते हैं, भिखारी हैं, जाहिल हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है, ये मूर्ख है, मदारी है। इनको जरूरत है सभ्यता की, संस्कृति की और सबसे ऊपर धर्म। तो रोज वो वहां से प्रचारक भेजते थे, ईसाई प्रचारक भारत में आया करते थे। तो वहां गए वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि बच्चों तुम्हें अभी ये नहीं पता है कि धर्म तो हमने पैदा किया है, ठीक है ना, तुम्हारे पास जो पहुंचा है वो तो बहुत टुकड़ों में छोटा 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 होते हो, आखिरकार तुम्हारे यहाँ तो, हमारे यहाँ तो ब्रह्म हुआ ना, है ना। मैं लाइफ ऑफ पाई देख रहा था पिछले, बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी, तो उसमें बड़ा अच्छा सीन आता है, वो शुरू बच्चा जाता है, वो पादरी के पास चर्च में जाता है, हॉलीवुड वालों ने बनाया है, तो जाता है और चर्च में देखता है, चर्च फादर उसको समझाता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पूछता है कौन है इतना दुखी, तो बोलता है ये ईश्वर का पुत्र है। तो वो घर आता है लौट करके, तो कहता है मैं ईसा से बहुत प्रभावित हूँ, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है, कहता है धन्यवाद तुमने अपना पुत्र भेजा। तो यद्यपि वो एक बचपन का एक चुटीलापन दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन विवेकानंद यही समझाने गया था कि तुम्हारे पास तो परमात्मा का पुत्र है, एग्जैक्टली परमात्मा हमारे पास है, सो नीड नॉट, हमें नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है, मूल संपत्ति हमारे पास है, मैं धर्म देने के लिए सक्षम हूं, लेकिन मैं अपना धर्म तुम्हें हराम में नहीं देने वाला। ये विशेष बात थी। कौन सा बेस्ट चाहते थे भारत के अंदर विवेकानंद? उन्होंने कहा है अपने भाषण में कि मैं चाहता हूं कि भारतीय युवा पश्चिम से यंत्र विज्ञान सीखे, पश्चिम का भौतिक विज्ञान सीखे, भौतिक समृद्धि के ऊपर काम करें, लेकिन मैं साथ ही साथ ये चाहता हूं कि वो गलती से यूरोपीय चिंतन से प्रभावित ना हो जाए। यूरोप से तुम्हें चिंतन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दर्शन लेने की जरूरत नहीं है, गलती से भी मत लेने की कोशिश करना। ये विवेकानंद का फोकस है। तुमको विज्ञान लेना है, तुमको उनकी उन्नति के साथ अपनी उन्नति जोड़नी होगी, तुमको भौतिक रूप से उनके साथ चलना होगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर तुम गलती से, आध्यात्मिक जब मैं बोल रहा हूं तो कभी मत ये समझना कि मंदिर में घंटा बजाना या मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना यही होता है, नहीं। आध्यात्मिक होने के मतलब होता है तुम्हारी पूरी की पूरी चिंतन शैली, तुम जीवन को किस तरीके से देखते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि जो तुम्हारा दृष्टिकोण है वही तुम्हारी सच्चाई है। तुलसी ने कहा था ना, जाकी नहीं भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 500 साल गुजर गए, 450 साल गुजर गए, लेकिन बदलती नहीं है वो बात। तुम कभी भी देखना, तुम जिस मनोदशा में होगे संसार तुम्हें ठीक वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सभ्यता कंफ्यूज है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको कंफ्यूज बहुत तरफ से किया जा रहा है, इसलिए भी बहुत हद तक कि वो अपने कंफ्यूजन को दूर नहीं करना चाहते। हमको कंफ्यूजन अच्छा लगता है, तुमको पता है कंफ्यूजन बहुत अच्छा भी लगता है। कितनों को लगता है कंफ्यूजन बहुत अच्छा लगता है? हाथ उठाओ। कंफ्यूज हो तुम सब ना। कंफ्यूजन अच्छा लगता है। नशा किया है किस किसने? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ईमानदार बनना, देखो विवेकानंद की तस्वीर के सामने खड़े होने से कुछ नहीं बदलने वाला, ईमानदार पहले बनो। नशा किया है कभी तो किया होगा, एक सुट्टा मारा हो, एक ड्रिंक लिया हो, कुछ किया हो, उठाओ आज, तो ईमानदारी से उठाओ। हाँ देखो देखो क्रम से बढ़ रहा है, कई बार चिल्लाना पड़ता है। चलो देखो, जो आदमी नशा करता है उससे कभी पूछना ध्यान से, जिन्होंने किया उसको तो पता है, उसका तो अनुभव है इस मामले में, बुद्ध है, ठीक है। जब आदमी नशा करता है और अच्छे किस्म का नशा कर लेता है
तो उसका जो कंफ्यूजन होता है वो एक नए प्रकार का विभ्रम पैदा करता है। माने जो उसके असमंजस है उनमें से जो अच्छा वाला है भ्रम, वो एक बड़ा भ्रम पैदा करता है, एक नया